अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सियासत पर गुफ्तगू करने से पहले हम ख्वाजा आसिफ साहब के एक्स अकाउंट से जो पोस्ट की गई इस पर बात करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से काफ़ी दिलचस्प इंकशाफात किए। दिलचस्प इसीलिए कह रहा हूँ कि पोस्ट को कोट अन कोट पढ़ें तो वो लिखते हैं कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, और ये नामी गरामी ब्यूरोक्रेट्स मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर उन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के किसी करीब तरीन ब्यूरोक्रेट के बारे में ये कहा कि वो 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। वो कहते हैं कि सियासतदान तो इनका बचा खुशा खाते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है। इनकी इस पोस्ट के बाद सबसे पहला ख्याल तो ये आता है कि ये अकाउंट ख्वाजा आसिफ का ऑफिशियल है भी या नहीं। फिर दूसरा ख्याल ये कि कहीं ख्वाजा आसिफ साहब ने ये पोस्ट करने से पहले इस्तीफ़ा तो नहीं दे दिया था। जब हमें दोनों तरफ से तसल्ली हुई कि ख्वाजा साहब ना तो सिर्फ वज़ीर दिफ़ा हैं बल्कि हुकूमत के मजबूत तरीन वज़ीरों में से एक हैं, तो हम इनसे ये पूछने की जसारत करते हैं कि क्या मुल्क की ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर हो गई है कि हुकूमत के एक ताकतवर तरीन वज़ीर को इनके बैरून मुल्क असासों के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ गया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इस कॉलोनियल सिस्टम की पैदावार है जो तकरीबन 300 साल रही, जिसका कॉन्सेप्ट यही था कि कैसे ऐसे ऑफिसर चुने जाएं जो इनके कहने पर मामलात को काबू में रखें। इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी मराद देकर उनको अपना वफादार बनाया करती थी। आज मराद के अलावा आउट ऑफ वे जाकर वो तरक्कियाँ तबादले हैं जो ब्यूरोक्रेट्स को मजबूर करते हैं कि वो हुकूमत वक्त से अपनी लॉयल्टी शो करें। इस माली साल के बजट से पहले IMF की मुख्तलिफ शराइत में एक बड़ी शर्त सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने की थी। इसमें हमने देखा कि हुकूमत ने काफ़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन बिलाखिर हुकूमत को घुटने टेकना पड़ गए और हुकूमत ने सिविल सर्वेंट एक्ट में तरामीम की, वरना शायद 75 सालों में ना होने वाला काम अगले 75 सालों में भी ना किया जाता। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने पुर्तगाल की शहरियत के हवाले से जो बात की है, इसमें भी कोई नई बात इसीलिए नहीं थी कि इस साल जनवरी में कौमी असम्बली के नेशनल स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में बताया गया कि 22,000 से ज़्यादा आम ओहदों पर तैनात अफसरान ने तौहरी शहरियत हासिल कर रखी है। सितंबर 2022 में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में यह बताया गया कि किस तरह सरकारी अफसरान रिटायर होने से कबल पाकिस्तान की शहरियत छोड़कर बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं, जबकि 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की दौरी शहरियत पर खुद नोटिस में ये फैसला सुनाया गया था कि जिन अफसरान के पास दौरी शहरियत है वो या तो ओहदा छोड़ दें या फिर दूसरे मुल्क की शहरियत ले लें। अब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, जिनका ये कहना था कि पाक सरजमीन की मिट्टी ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है, तो इनके सामने हम सिर्फ यही गुजारिश कर सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात वगैरह तो इतने बड़े काम हैं जो माजी की कई हुकूमतें नहीं कर सकीं, शायद आपकी हुकूमत भी ना कर पाए। मगर आपके बकौल जो आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में असासे बना रही है, जिनके पास दौरी शहरियतें हैं, इन पर चेक एंड बैलेंस रखना ज़्यादा मुश्किल है या नहीं। अगर इसके लिए कोई नई कानून साजी भी करना पड़ती है तो की जा सकती है, क्योंकि अदलिया में इस्लाहात के नाम पर जिस तरह रातों रात 26वीं आइनी तरमीम की जा सकती है, तो इस मामले में भी तरमीम करना मुश्किल काम नहीं। सियासत की बात करें तो तहरीक इंसाफ कल की एहतजाजी तहरीक पर खुद मिला जुला रद्द अमल दे रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इस एहतजाज को एक कामयाब एहतजाज करार दे रहे हैं। आज अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की, इसमें उन्होंने बताया कि बानी PTI कल के एहतजाज के हवाले से काफ़ी खुश थे और उन्होंने लोगों के बाहर निकलने पर खुशी का इजहार किया। मगर दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एतराफ़ किया कि यह एहतजाज बेहतर हो सकता था। लोगों के कम निकलने पर वो बानी PTI और पार्टी में बात करेंगे, जिससे मालूम होता है कि PTI के अंदर भी ये इदराक है कि इस एहतजाजी तहरीक में काफ़ी कमज़ोरियाँ मौजूद थीं। अब एहतजाज के हवाले से एक और नई स्ट्रैटेजी बताई जा रही है कि PTI 14 अगस्त को भी मुल्क गिर मुजाहरे करेगी। PTI का 14 अगस्त के दिन का इंतखाब, जैसे कि हमने कल देखा कि हुकूमती वज़रा कश्मीर के यौम इस्तेहसाल पर PTI के इस एहतजाज को तनकीद का निशाना बना रहे थे, क्या 14 अगस्त के दिन ये एहतजाज हुकूमत की ताकत के इस्तेमाल के अलावा तनकीद से भी बच पाएगा? और PTI का इस एहतजाज के हवाले से एक सियासी बयानिया कि बानी PTI के रिहाई तक ये एहतजाज जारी रहेगा, क्या तहरीक इंसाफ इसको बरकरार रख पाएगी? इन तमाम मौज़ूआत पर
गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन और साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का असद साहब। कल के अगर एहतजाज की बात करें तो एक बिल्डअप मौजूद था। गंडापुर साहब ने लाहौर आकर ये ऐलान किया कि हम पीक पर पहुँचाएँगे 5 अगस्त को इस एहतजाज को, और बहुत उम्मीदें भी थीं कारकुनान को। लेकिन अब इस पर जो दो आरा थी कि लोग आए या नहीं आए, वो सलमान अकरम राजा साहब के बयान के बाद गालिबन ख़त्म हो गई, क्योंकि वो बज़ाते ख़ुद सेक्रेटरी जनरल होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि कल एहतजाज में लोग नहीं पहुँचे, और मैं खान साहब से इस पर बात भी करूँगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो क्या वजह है, क्या लगता है आपको कि लोग अब क़यादत पर ट्रस्ट नहीं करते, या फिर स्पेस ही नहीं है हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उतनी वहां पे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी डेफिनेटली ये तो वजह हो नहीं सकती कि इमरान खान मकबूल नहीं रहे हैं या लोग जो हैं वो निकलना चाहते नहीं। पिछली दफा जो बड़ा एक एहतजाज हुआ था वो 26 नवंबर को डी चौक में गोली चलने के ऊपर इख्तिताम हुआ था। तो एक खौफ है लोगों के अंदर। कल भी आप देखें कैसे कैसे काम हुए। इस्लामाबाद में 3 ख्वातीन, उनके साथ 3 बच्चे, एक 6 साल, एक 7 साल, एक 9 साल के गिरफ्तार हो गए। सिर्फ गाड़ी से उतरे थे तहरीक इंसाफ का झंडा लेके। तो इस माहौल के अंदर मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब की अगर ये उम्मीद थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, वो तो नहीं होना था। ये तो एक सिंबॉलिक चीज है। पार्टी कह रही है कि हम अभी भी जिंदा हैं, जितना कुछ कर सकते हैं हम आपको अपनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रेजेंस दिखाएंगे कि हम अभी तक मौजूद हैं। लोग निकलते या नहीं निकलते वो तो उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त हुकूमत की तरफ से ऐलान हो जाए कि आपका जमहूरी आईनी हक है, आइए जो मर्जी आके कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करना चाहता है वो एहतजाज करे, फिर पता चलेगा कि लोग निकले या नहीं निकले। असल टेस्ट तो उस वक्त आएगा। लेकिन असद साहब एक फैक्टर ये भी है ना, 26 नवंबर का आपने जिक्र किया, तो उस एहतजाज के बाद भी जब कारकुन को ये मालूम हुआ कि गंडापुर साहब ने सीक्रेट मीटिंग कर ली है, और कल की अगर बात की जाए तो बाला हिसार में वो पहुंचते हैं, उसके बाद सरकारी प्रोटोकॉल में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। तो एक मसला ये भी तो है ना कि कारकुन ने ये सोचा होगा कि पहले तो उनके साहिबजादों के आने की बात हो रही थी खान साहब के, वो भी नहीं पहुँचे। गंडापुर साहब भी हमेशा की तरह वहाँ से एस्केप कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो वो रिलाई किस पे करें? वो क्यों शेल खाएँ, लाठियाँ खाएँ, जब लीडरशिप उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं है? अच्छा, वो उनमें से कोई भी जो है ना, शायद एक शख्स भी अली अमीन गंडापुर के लिए ना कल निकले थे, ना उससे पहले निकले हैं, और ना आइंदा कभी निकलेंगे। वो जो भी निकलता है इमरान खान के लिए निकलता है। तो वो मसला नहीं है। लोगों को अगर ये पता हो कि उनका जो आईनी हक है वो उनको मिलेगा, तो जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 को लोगों ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, मेरी अपनी जाती राय, मेरा तज़िया ये कहता है, जमीन पर जितनी जो हालात हैं, जो अवामी राय है, उसके मुताबिक मेरा तमाम तर तजुर्बा रखते हुए सियासी मोबिलाइजेशन का ये कहता है कि लोगों की तादाद निकलने में कमी कोई नहीं। अच्छा, और लेकिन देखिए ना असद साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि खान साहब के नाम पर लोग बाहर आएंगे, तो गंडापुर साहब की वो रेलेवेंस नहीं है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड पार्टी मौजूद होती है उसकी तंजीम जो है मोबिलाइज तो वही करती है लोगों को, वही हायरार्की मैटर करती है। अब अगर ऑन ग्राउंड जो क़यादत है, इसमें बैरिस्टर गौर साहब का बयान देख लें, वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह माएँ भी बच्चों को दुआ नहीं देती जैसे कल अवाम ने खान साहब को दी हैं। राजा साहब जो हैं वो बिल्कुल नाला हैं, वो खुश नहीं हैं। जो भी कल मोबिलाइजेशन का प्लान था वो हो नहीं सका। तो अगर लीडरशिप एक पेज पर नहीं है, मरवत साहब अलग बैठे हुए हैं, फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं सब के सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, फवाद साहब कुछ और कह रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल मैटर ही नहीं करता कि पार्टी मोबिलाइज कर नहीं पा रही लोगों को। अच्छा, मैं आपको उसका बिल्कुल जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये बोल दूं कि कल जो 2 मुख्तलिफ आपने राय सुनाई, एक बैरिस्टर गौर की, दूसरी सलमान अकरम राजा की। बैरिस्टर गौर कल बुनेर थे, और बुनेर में अगर आपने देखा हो, जहाँ पे जिस तकरीब में शिरकत कर रहे थे, जहाँ वो खिताब कर रहे थे, वो आवाम ही आवाम थी। बुनेर छोटी सी जगह है, उसके लिहाज से एक बहुत बड़ा हजूम था वहां पे। सलमान अकरम राजा लाहौर के, जहाँ पे वो आलिया हमजा भी निकली थी जो कन्वीनर हैं, तो उनकी गाड़ी को भी शीशे तोड़ दिए गए डंडे अंडे मार के। तो वो एक माहौल ही कंप्लीटली मुख्तलिफ है, इसलिए शायद दोनों का रिएक्शन भी मुख्तलिफ हो रहा है। जहां तक देखें लोग निकालने की बात, और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब लेट्स से मैं सेक्रेटरी जनरल थी, मैं उस वक्त की अगर आपको बात करूं, और जब सेक्रेटरी जनरल होने से पहले भी मैं नेशनल कैंपेन मैनेजर भी पीटीआई करा 2013 की इलेक्शन कैंपेन में, तो शायद तहरीक इंसाफ में बड़े जलसे कराने की जितनी तजुर्बा मेरे पास है शायद किसी और के पास भी नहीं होगा। तो या सैफुल्लाह नियाजी, हाँ वो पुराने थे, उनके पास भी बहुत बड़ा तजुर्बा है।
हम उस वक्त भी कहते थे कि देखिए जो छोटे छोटे आपके इवेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर मुंतजमीन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। वो ज्यादातर जो है वो सियासी मोबिलाइजेशन वर्कर की होती है। जिस वक्त बड़ा जलसा होता है, जिस तरह ये कल एक बड़ी कॉल दी इमरान खान ने, इस किस्म की बड़े जिस वक्त कोई काम होता है तो उसमें वर्कर जो है वो 1 से 2% से ज्यादा नहीं होते। 98-99% तो अवाम होती है, और अवाम किसी मुकामी लीडर के कहने पे नहीं निकलती, वो उनको कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता। लाहौर आपने देखा है, लाहौर की अगर आप मिसाल देख लें, जो आखिरी इमरान खान के होते हुए जो जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान, और वो रमजान था, और जो वहां पे मखलूक निकली हुई थी, आपके किसी के ख्याल में किसी ने वो ऑर्गेनाइज किया था? 2 दिन की 3 दिन की दुकान पे हुआ था। सो अवाम की सपोर्ट मौजूद है। ऑर्गेनाइजेशन तंजीम कमजोर है, हमेशा कमजोर थी तरीके इंसाफ की तंजीम। अब जाहिर है जिस किस्म का शदीद दबाव आया है, जिस तरीके से तंजीम को तितर बितर कर दिया गया, बिल्कुल ही कमजोर है। तो इसलिए वो कमजोरी भी हकीकत है, और जो ताकत है यानी अवामी मकबूलियत, दोनों हकीकतें हैं। सही। चलें, 2 ऑप्शंस होती हैं हर पार्टी के पास रेजिस्टेंस की। एक मैस मूवमेंट होती है, सड़कों पर निकलना, और दूसरी पार्लिमानी सियासत। मैस मूवमेंट की सूरत हाल तो आपने खुद डिस्कस कर ली कि अब जो हुकूमत की एक यूज़ ऑफ फोर्स है उसकी वजह से लोग इतने निकल नहीं पाते। पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हशर ये है PTI के लिए कि 9 पार्लियामेंटेरियंस और 1 सेनेटर कल नायल हो जाते हैं, और सज़ाएँ भी हो चुकी ATC से। शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, सीनियर करंट लीडरशिप जो PTI की है, उनके नाम, जरताज गुल साहिबा का नाम शामिल है। इसके बाद क्या ऑप्शन बची है? पार्लियामान में वो पॉलिटिक्स कर नहीं पा रहे, सड़कों पे वो निकल नहीं पा रहे। सो लास्ट कार्ड फिर क्या बचा, क्या करेंगे अब? मुजम्मिल, यही तो वक्त मैं 2 साल से ज्यादा हो गया वही बात दोहरा दोहरा के आपके प्रोग्राम पे भी कह चुका हूँ। यही तो इसलिए तो मैं कहता था कि मैं हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं करता। देखें, जो हिकमत अमली आपको अपनानी चाहिए थी, उसको वो वियतनाम की जो जंग हो रही थी ना, तो उस वक्त अमेरिका में एक फ्रेज बड़ा मशहूर हुआ था, फाइट फाइट टॉक टॉक। यानी आप एहतजाज भी जारी रखते हैं, आप अवाम को भी मोबिलाइज करते हैं, और उसके साथ साथ आप बातचीत के जरिए हल भी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मुसल्ला जत्था तो है नहीं जिसने जाके मुल्क के ऊपर कब्जा कर देना है। तो और मौके आए ऐसे, और उन मौकों को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था, हम वो शायद या तरीके इंसाफ जो है वो नहीं कर सकी। अब जो उनकी सूरत हाल है इस वक्त, तो निज़ाम जो है ना उनसे बात करना चाहता है। वो कह रहे हैं कि हमने इनको मुकम्मल तौर पर कुचल के रख देना है, जिनको सजाएं देनी है उनको सजाएं देंगे, जिसको डी-सीट करना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप स्पीड देखें किस तेजी से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर वो महीनों महीनों एक्शन नहीं लिया, लेकिन इतनी उन्होंने अपनी कानून की पाबंदी करते हुए फौरन डी-सीट कर दिया। स्पीडी जस्टिस। स्विफ्ट जस्टिस, तो अभी तो स्विफ्ट जस्टिस का माहौल है भाई इस वक्त। तो अगर आप तरीके इंसाफ वालों को कोई मशवरा भी देना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में तो सिवाय इसके कि भाई कोई तरीका निकालो फिर कोई एहतजाज करने का, वरना तो इस वक्त तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं। इस वक्त तो ये सूरत हाल है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये अगर कोई हुकूमत में समझ रहा है कि ये कोई अच्छी सूरत हाल है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की कि पहले जब ताकत का इस्तेमाल हो तब ये एहतजाज करते हैं, फिर ये कहते हैं आप सबूत पेश करें, अदालत से फैसला आए तो हम उसको मान लेंगे। अब अदालत ही फैसले कर रही है तो आप इसका इल्ज़ाम भी हम पर लगा रहे हैं कि सज़ाएं भी हम दे रहे हैं। सर वो खैर राना सनाउल्लाह से अगर आप बात करेंगे तो शायद वो आपको कहेंगे कि हम तो नहीं कर रहे, ये तो कोई और कर रहा है। तो वो शायद बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं वो जब कैमरा ऑन ना हो तो ऐसी बातें करते हैं। देखें, वो जो सजाएं हो रही हैं, वो उमर अयूब की मिसाल ले लेना, वही शवाहिद जो हैं उसी विटनेस के जो हैं वो सरगोदा में ATC उसी केस के ऊपर जो है वो डिसमिस कर देता है और वो बरी हो जाते हैं, और वही जो है सेम शवाहिद के ऊपर उनको सजा भी हो जाती है। तो वो तो खैर मेरे ख्याल में आपने सवाल तो पूछ लिया और सही है, बनता है सवाल पूछना कि हुकूमत ये कहती है, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद भी इस बात का यकीन नहीं है कि वाकई यही हो रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है, एक सियासी पार्टी को मुकम्मल तरीके से निज़ाम के अंदर कुचलने का एक फैसला नजर आता है, बज़ाहिर नजर आता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के लिए नहीं, क्या ये पाकिस्तान के हक में है, तो मेरे ख्याल में नहीं है। मेरे ख्याल में इस किस्म की गलतियां जो की जाती हैं उसके आपको शायद फौरी नताइज ना देखने को मिले। उसके नताइज जो हैं वो कौमों के अंदर महीनों, सालों और कभी कभी दहाइयों के बाद भी नजर आते हैं।
मैं तो फिर वही कहूंगा जो पिछले 2.5 साल से कहता रहा हूं, तमाम सियासी लीडरशिप को साथ बैठने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, गलत मुतालबा है। उनको भी सियासी कुव्वतों के साथ बैठना चाहिए और सियासी हल निकालना चाहिए इस बहरान का। ये ताकत का इस्तेमाल, ये डी सीटिंग, ये सजाएं, ये हल नहीं है इस बहरान का। असद साहब, आपने इससे पहले कहा ना कि ताकत के ज़ोर पे तो इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। बेशक ये रेडिकल ओपिनियन होगी, लेकिन आयशा जलाल साहिबा जो हिस्टोरियन है, काफ़ी प्रोफाउंड, उनसे एक सवाल हुआ, मैं सुन रहा था उनकी गुफ्तगू, उनसे सवाल हुआ कि 9 मई के बाद का जो पाकिस्तान है या PTI के साथ जो हो रहा है, इस पर आप क्या सोचती हैं? तो उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख़ में, हज़ारों साल की तारीख़ में, जब भी एक कू अटैम्प्ट होती है ना, अगर वो फेल हो जाए तो उसके बाद जो वो अटैम्प्ट कर रहा होता है उसको बिल्कुल एक्सटर्मिनेट कर दिया जाता है। PTI के केस में भी यही हो रहा है। तो 9 मई की जो कू अटैम्प्ट थी, आपको लगता है कि उसके फेल होने की ये रिपरकशन है, ये सारा रिजल्ट उसी का है कि अब कोई स्पेस नहीं है और एक पार्टी के ऊपर ये धब्बा लग चुका है कि आपने एक रेडिकल अटैम्प्ट की है, आप उसमें फेल हो गए, अब आप यू हैव टू फेस द म्यूजिक नाउ? अच्छा, एक ये आयशा जलाल को अमेरिका बैठ के कोई कू नजर आया है, मुझे तो यहाँ पे कोई कू नजर नहीं आया था। लेकिन चले वो ये कह रही हैं कू नजर आया। देखिए, मुझे तो नहीं पता इस किसी साजिश का, जैसे मैं पहले भी 1000 दफा कहता हूँ, और ऐसे मैं दोबारा ये बात कर दूं कि जाहिर है मेरे ऊपर भी 9 मई के मुकदमा जो है 1.5 दर्जन चल रहे हैं। तो मैं कोई एक इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं, वो आपको ग्रांट करना पड़ेगा मुझे उतना। लेकिन भाई, मुझे तो कोई साजिश तो मेरे सामने कभी हुई ही नहीं, ना किसी ने ये कहा करना है, ना किसी बात में मुझे किसी ने कहा कि जी फलानी जगह ये हो रहा था। तो जो कोई भी हुआ होगा, जो मुझे पता है ना कि पार्टी के अंदर 2 मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग थे। बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो बोलती थी कि हमें शिद्दत की या टकराव की सियासत जो है, सियासी शिद्दत की बात करूं, लड़ाई झगड़े की नहीं बात कर रहा, वो सियासत नहीं करनी चाहिए और हमें जो है वो सियासी ही हल निकालना चाहिए और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये एक अक्सरियत की राय। तो खान साहब किस कैंप में थे इन दोनों में से? मैं भी आता हूं खान साहब के ऊपर। उनमें से कुछ लोग जो थे, हम में से कुछ लोग जो थे, वो कहते थे नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं और अग्रेसिव रहो और सियासत को हाई पिच पे रखना है, हाई टेम्परेचर पे रखना है। भाई, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जिनको सजाएं हो रही हैं, इनमें से तो एक भी उस ग्रोह में से नहीं है जो कहता था कि शिद्दत की सियासत होनी चाहिए। और वो जो कहते थे वो तो सब, उनमें से तो मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं नजर आ रहा। इसलिए शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। मुजम्मिल, मैं क्या आपको बताऊं, मेरे पास कोई क्या बोलते हैं। असद साहब, आप इसको आउट राइटली डिनाई करेंगे कि खान साहब की एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से एक हल्का उठेगा और वो हमें इक़्तिदार में ले आएगा और कू हो जाएगा उसके बाद से? ये सोचा ही नहीं उन्होंने कभी? मैं आपको सिर्फ ये जो बिल्कुल बगैर किसी कॉन्ट्रडिक्शन की कह सकता हूं कि मेरे सामने कभी या किसी मीटिंग के अंदर उन्होंने ऐसी राय का इजहार नहीं किया। ये मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं। क्योंकि ज़मान पार्क में जब वो मौजूद थे, उनकी अप्रोच ये थी कि जैसे ही पंजाब पुलिस आया करती थी, ट्वीट हो जाता था कि कारकुनान पहुंचे और अब हेड्स ऑन कोलिजन होगा। जी बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि कारकुनान को मोबिलाइज किया जाता था, लेकिन कारकुनान को मोबिलाइज करना कि पुलिस आ रही है और हमारा ख्याल ये है कि कोई गैर कानूनी गिरफ्तारी होगी, उसमें और एक कू अटेम्प्ट करना और रियासत के ढांचे को गिराने में जमीन और आसमान का फर्क है। अच्छा, मुजम्मिल, दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। सही। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूं कि वो तो मेरे सामने उन्होंने राय का इजहार नहीं किया। मैं तो नहीं बता सकता कि जब मैं सामने नहीं था तो वो क्या सोच रहे थे, ये क्या नहीं सोच रहे। मैं तो ये बता रहा हूं, मैं ये तो आपको बता सकता हूं ना कि मेरे सामने कौन क्या बात करता था, और मैं आपको बता रहा हूं इनमें से एक शख्स नहीं है जिसको इस वक्त सजाएं होती। अच्छा, जो बाइज्जत बरी हो गए, एक्विटल हो गए जिनके, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। डू यू सस्पेक्ट देम ऑफ बीइंग कंप्लिसिट टू व्हाटएवर इज हैपनिंग टू द पार्टी? नहीं, बिल्कुल भी ये ज्यादती होगी ये कहना। बाय द वे, जो इस वक्त बरी हुए हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम जो है वो वर्कर्स हैं, वो तो कोई लीडर्स हैं ही नहीं। फवाद चौधरी साहब बरी हुए हैं। जी, फवाद चौधरी साहब बरी हुए कम है, जैसे मैंने कहा तकरीबन तमाम के तमाम। कुछ चंद हैं सिर्फ जो कि इस वक्त बरी हुए हैं जिनका लीडरशिप के अंदर रोल था, ज्यादातर तो बेचारे वर्कर्स हैं। अच्छा, अब नंबर गेम तब्दील हो रही है और आपको लगता है कि ये बिल्डअप है किसी 27वीं तरमीम का, जो कि फिल वक्त एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसको डिनाई भी किया जा रहा है, बट डू यू सी इट हैपनिंग? 27वीं तरमीम की बात मुझे पहली दफा जो है वो 26वीं तरमीम आने के चंद दिन के बाद
एक तकरीब में हम बैठे थे, वहां पे हुकूमती अरकान भी थे, और उनमें से एक ने बताया था कि जी ड्राफ्ट बन गया है और 27वीं तरमीम जो है वो शायद जल्द आने वाली है। ये उस वक्त की बात है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि शायद जल्द आने वाली तो है। उन्होंने ये नहीं अभी तक बताया तो कि नहीं, किस बारे में है, ये किस चीज़ को एड्रेस नहीं करेगी? ये नहीं, उसके उसके मंदरजात जो हैं वो उन्होंने नहीं बताए। जरदारी साहब की जॉब तो नहीं इनसिक्योर कहीं? अब अच्छा, ये बात उस वक्त नहीं सुनी थी, ये बात अभी जब मैं पिछली दफा इस्लामाबाद गया हुआ था तो वहां पे कई सियासी लोगों से मुलाकात हो रही थी और कुछ सहाफियों से भी मुलाकात हुई, तो ये खबर जो है अब गर्दिश कर रही थी। कोई 1 माह पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने जब पहली दफा सुना इस्लामाबाद के अंदर कि कुछ ऐसी बात हो रही थी कि शायद चंद माह के बाद जरदारी साहब को हटा दिया जाए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो सदर का ओहदा संभाल लें। दिल्ली ISPR ने डिनाई कर दी है। जी मुझे पता है, और मुझसे पूछा गया था, मैंने कहा यार मुझे ही नहीं पता। हाँ, इस्लामाबाद में मैंने चहमगोइयाँ जरूर सुनी है कंस्पिरेसी थियरी, और आमतौर पे देखने में यह आया है कि जो इस किस्म की चहमगोइयाँ होती हैं इस्लामाबाद में, वो हमेशा तो नहीं लेकिन वो अक्सर चंद माह के बाद हकीकत भी बन जाती है। सही, तो 27वीं तरमीम प्रॉबेबली आ सकती है, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ठीक, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ गामजन हैं, और पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट था इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से मुतअद्दिद बयानात ये सामने आए कि हमने जिस तरह से भारत की मिलिट्री को डैमेज किया उसकी एंडोर्समेंट, और दूसरी जानिब जो ट्रेड डील जिस पर बात की जा रही थी उस पर पाकिस्तानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सामने आई। ये कहा गया कि टैरिफ्स कम किए जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट जो है उसको कम किया जाएगा, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान भी हुआ कि पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में ये मामलात आगे कैसे बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के ट्रेड पार्टनरशिप को आगे ले जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। जॉइनिंग अस फ्रॉम अमेरिका इज़ लॉरी वॉटकिंस। शी इज़ अ ग्लोबल पॉलिसी एक्सपर्ट and has been an advisor to President Obama in the past as well. Thank you for being on the show, Laurie. To begin with, it is a shocker for many people in the world that the policy that Pakistan kind of pursued in the last decade kind of divorced them and put them away from the Americans, because if we talk about Joe Biden's national security policy, Pakistan was not even mentioned. But now as we see, things are getting better. Two countries are getting close to each other. So how do you assess the current strategic relevance between Pakistan and America, and what factors are there which are contributing to this new paradigm shift, if I may call it? Thank you for having me. Well, this agreement moves well beyond any kind of aid or military cooperation. It's about mutual economic empowerment between the two countries. And for the first time, the United States is treating Pakistan, in my opinion, as it should have over a decade ago, not just as a security ally, but as a strategic trading partner. And you are seeing that come out of this White House under Donald Trump. I see. So we have seen President Donald Trump's message on Truth Social as well, when he said that we are interested in exploring the oil resources based in Pakistan. So how do you think this will navigate? Because what sectors are we aiming at when we talk about the trade partnership between the two countries? Well, this trade relief for Pakistan, as opposed to other countries, specifically in the region, we can talk about India later if you'd like, but this opens up access to all small, medium, large businesses in Pakistan to have the ability to be able to access these U.S. markets, which they have been hindered from doing in the past. And there's no longer going to be these heavy barriers that they have experienced, and it encourages exports, it encourages the scaling of these opportunities, as well as help these local businesses have access to more than just domestic demand. I see. So Pakistan, since it is a country based in a very volatile geopolitical environment, so how do both of the countries make this deal enduring so that it could sustain the political pressures, the geopolitical dynamics? Well, they can work together cooperatively and strategically to share information, whether that's intelligence, whether that's counterintelligence,
obviously intellectual property, and then we can get into some of these resources that the United States is interested in, as well as making sure that trading partners are not receiving oil, for example, from some of these countries that are not necessarily the United States allies at the moment. You mentioned India as well. So since it is perceived that India is being punished for having these oil agreements and oil trade with Russia, so is that a contributing factor as well, that they get to face a 25%, 30% tariff, and Pakistan gets to have a relief when it comes to tariffs from the US? That's where I was going to go with this. If we were going to talk about oil, it's a game changer. This U.S. investment brings capital, sure, but also advanced technology and global security and credibility. If it's managed well, it could help Pakistan reduce its reliance on energy imports. Oil is one of them, and it stables its long-term energy supply. You mentioned India. Yes, they receive a ton of oil from the country of Russia, which is why the United States is not backing down from this 25% tariff against India on medicine, on technology, on different components that the United States and our U.S. companies rely on, unless India stops trading or receiving and buying their oil from countries like Russia and China, for example. And so you saw the consequences come down from this U.S. president against India, and India saying that is not fair, but we haven't heard that India is willing to renegotiate or to back down from where it receives its oil. I see. So since we have seen the former policy that US has had against Pakistan, but do you think that this current change, this shift that has been orchestrated when it comes to the vision towards Pakistan also drives from the fact that the Indo-Pacific security policy that US used to have and heavy reliance on India, there is an acknowledgement that it cannot work that way. It has to be balanced between the two countries, both India and Pakistan. And that is why we see this difference in approach under Donald Trump's regime and policies. Well, yes, as the Pakistanis are very well aware, they do not even trade with India, and they are a neighboring country of theirs, right? Yeah. And that signals instability or lack of credibility, if you will, in U.S. markets. But the Pakistanis want the United States to invest. They want U.S. companies to come into the United States to be able to set up businesses, be able to trade and export at a higher level than they already are. And so with the political and trade differences between the two countries, it will be interesting to see if India uses this as an opportunity for itself to make conciliations to Pakistan in ways that it might help strengthen itself politically and as well as an economic trading partner. I see. So do you think that through this trade deal, there could be a new way of looking at the geopolitics of the region as well? Because first we have to look at Afghanistan as well, because it has always been very crucial when it comes to the relationship of the two countries. Do you think that this trade deal or this new approach could achieve broader geopolitical objectives for America and Pakistan, both of them at the same time? Sure, it repositions Pakistan absolutely from the periphery of just being, on the outskirts of U.S. foreign policy to place it within more economic relevance. This aligns with a global trend where emerging markets are seen as open and willing to trade, no longer as risks, but as significant growth and opportunity. And so I look forward to seeing how that shapes out. And the rest of us in foreign policy have been wanting there to be opportunities for the United States to engage in more than just geopolitical or counter-terrorism type activities with Pakistan. And yes, where Pakistan is geo-located is very important for them and their sustainability and their security. And they rely on the United States to offer them protections in a lot of ways with the sharing of intelligence information, military cooperation, etc.
I see. So could this serve as a model for the emerging economies of the world as well? Because firstly, it was perceived that the tariff policies are very harsh towards developing economies, but Pakistan's case is an outlier, is an exception. So do you think this could serve as a model for the emerging economies to follow suit? Yes, absolutely. We hope that there are not any bureaucratic delays. We hope that there is no longer any political instability, and any regulatory hurdles can be overcome very quickly, because the economy cannot wait around for months and months for things to be put into place and implemented, or they could lose the opportunities that they have given this global market and how it is ever changing with tariffs, with the rising inflation costs, not just that the United States is feeling, but people all over the world are feeling this. And so strong institutions, clear monitoring, and keeping that momentum going is going to be critical to this. So we have also heard that India's Prime Minister Narendra Modi plans a visit to China, considering the current tensions that they have had with America. So do you think there will be shifting alliances in the region as well, and America calculates that as well? Because if Donald Trump, I mean, recently there has been a development just now that it is heard that they are putting 50% tariff on India. So do you think it will change strategic alliances in the region as well, and Pakistan will go back to the place where it was in the war on terror, and this will bring the two countries closest to each other since the war on terror? Yes, absolutely. There will be a shift, especially if India decides to forego future and current negotiations with the United States. And if they decide to pivot even harder to the right towards China, and let's not forget about Russia, then they will have consequences as it relates to the U.S. market, not just Donald Trump's administration and his tariff policy, but any kind of goods and exports that they are relying on to help support and prop up their economy is going to be more difficult. And, you know, there is an election coming up Modi is running for re-election in India. Yeah. And he's using every opportunity that he can to come off as a strong man within his own country. And if he can be seen as being strong against Donald Trump, then I think that helps him. He thinks it helps him politically, but we will have to see as that shakes out if that actually continues to hurt the Indian people and their way of life and the cost of living there in the country, which is already significantly high. I see. So what about Pakistan is more intriguing to the US vision of doing bilateral trade? For instance, there is technological sector, there is the IT sector, there is infrastructure development programs, and then there is the energy sector. US has also said that they are very interested and intrigued by the essential minerals that Pakistan has. We have had a minerals conference a couple of months ago in Islamabad as well. So do you think that US is more interested in energy exploration in this country, or are there other objectives on the cards as well? Well, if you look at history over these last 7 months of Donald Trump's presidency, you can see that anywhere from Ukraine to European countries to countries in the South Asia region, even in the East, that Donald Trump is interested in rare earth minerals and how that can benefit the United States, where we get those critical rare earth minerals. And so that has been a common theme coming out of his negotiators, his intermediaries that are leading some of these efforts. But this tells me, and I hope this sends a message around the world and gives hope to Pakistanis, that Pakistan is open for business. It's not just a geopolitical actor anymore. It is a serious economic player, and we have seen that over the last few months, especially with engagement from Pakistani officials coming to the United States, coming to the White House, meeting with think tanks, meeting with military leaders, meeting with people within the cabinet, meeting with members on Capitol Hill as well, in a very aggressive, and I use that word very positively, in an aggressive approach to remain on message that Pakistan is open for business and they do want to be an ally and a more significant player with the United States. And this is a rebranding moment for Pakistan on this global stage, and I'm very excited to see it. I see. Thanks a lot. Thanks a lot for being on the show, Laurie. नाज़रीन, आपने सुना कि लॉरी वॉटकिंस का ये कहा
कि अब जो अप्रोच है अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से वो पाकिस्तान को नहीं देख रहे, बल्कि वो यहाँ पर ट्रेड भी करना चाहते हैं, और साथ साथ अब अमेरिका का पाकिस्तान को अप्रोच करने का जो तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली ये है कि वो पाकिस्तान को ट्रेड के लिए ओपन समझते हैं, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अप्रोच करने का और पॉलिसी फॉर्मेशन का और जो कानून साजी वहाँ पर होती है उसका एक नया एंगल जो है वो अब तिजारत बनना चाहिए, और बन भी रहा है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।